24 तारीख आज और पहले दिन का मतदान चल रहा है और आप जान लीजिए कि दोपहर 12 बजे तक पूरे प्रदेश में करीब 27% का मतदान हो चुका है। बागेश्वर में 30%, नैनीताल में 32% मतदान हुआ है, उत्तरकाशी में 9.81%, टिहरी में 13.04%, देहरादून में 14.21%, पौड़ी में 12.93%, रुद्रप्रयाग में 10.69%, चमोली में 5.33%, बागेश्वर में 13.01%, चंपावत में 12.75% मतदान हुआ है। अब आपके सामने अलग अलग तस्वीरें अलग अलग पोलिंग बूथ से लेकर आया है न्यूज़ 18 यूपी यूके, जिसमें आप देखेंगे आज पहाड़ में बेहद महत्वपूर्ण पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो रही है और 12 बजे तक का आपने वोट प्रतिशत भी जान लिया। कहीं कहीं पर बेहतरीन वोटिंग हुई है, 13% तक का आंकड़ा छू चुका है 12 बजे तक की वोटिंग का, जिसमें अब 1:30 बज रहा है। तो आप ये मान सकते हैं कि 12 बजे के बाद जो वोटिंग हुई है इस वोट प्रतिशत में और बढ़ोतरी दर्ज की गई होगी, लेकिन कुछ ज़िलों में आप कह सकते हैं कि वोटिंग की रफ्तार धीमी पाई गई है। लेकिन उम्मीद इसी बात को लेकर लगाई जा रही है कि जैसे जैसे दोपहर ढलेगी, शाम की ओर बढ़ेंगे, 5 बजे तक अच्छा मतदान पंचायत चुनाव को लेकर पहाड़ पर होगा। उधर उत्तराखंड में गुरुवार को पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जारी है। मतदान के बीच में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी मां के साथ खटीमा में अपने गांव वोट करने पहुंचे। इस दौरान एक तरफ जहां पर मुख्यमंत्री ग्रामीण से मिले, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से पंचायत चुनाव में मतदान की अपील की। वोटिंग के बाद न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की स्कीमों का फायदा सीधे प्रदेश के सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंच रहा है। हम ही अपने परिवार के साथ नगला तराई में खटीमा में वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ मुख्यमंत्री जी खुद मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जी वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं परिवार के साथ, क्या ये लोकतंत्र का हमारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है और जो ग्राम सभाओं की और पंचायतों की सरकार है इस चुनाव के माध्यम से सुनी जाती है, इसलिए मैं भी अपना मतदान कर रहा हूं और मैं सभी से अपील करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी पंचायतें, ग्राम सभाएं, सुदूरवर्ती हमारा कृषक, ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग आज हर दृष्टि से वहां तक सुविधाएं पहुंची हैं और इसमें त्रिस्तरीय जो पंचायत हैं उनके प्रतिनिधि हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को और विकास की योजनाओं को ठीक प्रकार से धरातल पर उतारने के लिए। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूं कि इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपना मत देकर इन त्रिस्तरीय पंचायतों को मजबूत करें। पिछले दिनों नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव हुए थे तो बहुत अच्छी सफलता जो है उसमें पार्टी को मिली थी। उसी तरह की सफलता की उम्मीद जिला पंचायत के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में उम्मीद कर। देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर जितने भी चुनाव हुए हैं 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने आशीर्वाद दिया है, जिताया है। इस चुनाव में भी निश्चित रूप से वो जिताएंगे और विकास का जो रथ है उसको तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जिस तरीके के काम किए हैं उसका फायदा निश्चित तौर पर इन पूरे के पूरे पंचायत चुनावों में मिलने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 खटीमा। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का मतदान जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जनता का मूड ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का है। मतदाताओं में उत्साह है, बीजेपी सरकार के कार्यों पर मोहर लगाएगी। हर जनता विकास के लिए मतदान चाहती है। वो जानते हैं कि केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, गांव की सरकार भी अगर ट्रिपल इंजन की बनेगी उससे विकास को गति मिलेगी। और मुझे बता दें, खुशी भी बड़ी संख्या में अनेकों ग्राम प्रधान जो निर्विरोध जीत कर आए भारतीय जनता पार्टी का है। बड़ी संख्या में बीडीसी के मेंबर निर्विरोध जीत कर आए वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और आज के मतदान में भी बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान हों, वार्ड के मेंबर हों, बीडीसी के मेंबर हों और जिला पंचायत को तो हमने विधिवत रूप से अपने समर्थित कार्यकर्ता घोषित किया है। बड़ी संख्या में हमारे लोग निकल कर आएंगे और आज का मतदान ये एक प्रकार का मैसेज पूरे प्रदेश के अंदर हो। जो लोग कहते हैं मौसम के कारण मतदान कम होगा, लेकिन मैं सायंकाल तक कह सकता हूँ आज इंद्रदेव ने भी कृपा बनी हुई है।
बरसात उन स्थानों पर नहीं है, इसलिए बड़ी संख्या में मतदान होगा। कांग्रेस ने तो प्रत्याशी कहीं उतारे ही नहीं है। कांग्रेस में ना तो लड़ने के लिए लोग थे और ना कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी में कोई लड़ना चाहता है, क्योंकि कांग्रेस ने केवल देवभूमि के में नकारात्मक राजनीति को ही अपना हथियार बनाया। भारत के प्रथम गांव चमोली से खबर, जहां के माणा में पंचायत चुनाव की वोटिंग जारी है। मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। सुबह से ही लोग गांव की सरकार चुनने के लिए लाइन में लगकर अपने वोट का इंतजार कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद करीब 5वीं बार यहाँ पर अभी मतदान हो रहे हैं ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत राज का। और इस बार जो चुनाव हो रहा है वो भारत का प्रथम गांव बनने के पश्चात पहली बार यह चुनाव हो रहा है। और इस बार चुनाव में हमारे गांव के जो प्रवासी मतदाता हैं, जो देहरादून, दिल्ली, अन्य शहरी इलाके में रह रहे हैं, वो लोग बड़े उत्सुकता से इस चुनाव में दल बल के साथ आए हैं। मेरा मेन मकसद ये है कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, उनके लिए कोई साधन नहीं है यहाँ, और बड़े बुजुर्गों के लिए कोई स्वास्थ्य का वो नहीं है यहाँ लाभ। मेन शिक्षा के लिए भी नहीं है यहाँ। हम लोग इसलिए बाहर रहते हैं। अगर यहाँ सब कुछ सुविधा होगा तो हम बाहर क्यों जाए। और आइए हमारे सहयोगियों के पास चलते हैं। हमारे साथ इस समय देहरादून से सुनील नप्रभात हैं, नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट हैं। दोनों से जानकारी ले लेते हैं। सुनील नप्रभात के पास पहले चलते हैं। सुनील, अगर वोट प्रतिशत एक बार देख लिया जाए तो 12 बजे तक का वोट प्रतिशत कुछ जगहों पे तो बेहतर देखा गया, लेकिन कुछ जगहों पर मतदान की रफ्तार काफ़ी धीमी पाई गई है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि शाम 5 बजे तक अच्छा मतदान होगा, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि शाम 5 बजे तक कितना बेहतर मतदान हो सकता है और पिछली बार की तुलना में क्या रिकॉर्ड टूटेगा? इतना मतदान होने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए कंचन, जो अभी तक के रुझान आए हैं मतदान के, उसको देख के लगता नहीं है कि पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा। और अभी अगर हम 12 बजे तक की बात करें, हालांकि 5.5 घंटे का टाइम शुरू हो चुका है मतदान हुए, लेकिन अगर 12 बजे तक का भी अगर हम आंकलन करें तो पिछले 4 घंटे में 27% के आसपास मतदान कुल हो पाया है। और चमोली जैसे जिलों में आपने देखा कि शुरुआती 2 घंटे में 5.5% के आसपास मतदान हुआ था, जो बेहद कम है जी। और इसी तरह से अन्य जनपदों में भी लगभग कमोबेश यही स्थिति है। हम ये कह सकते हैं इस मतदान प्रतिशत को देखते हुए कि जो मतदान के प्रति जो रुझान है फिलहाल बहुत हल्का दिखाई दे रहा है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जो शेष 5 बजे तक जो मतदान होगा वो मतदान प्रतिशत काफ़ी कम रह सकता है, जो एक बड़ी चिंताजनक बात है। चमोली में वहाँ लगातार कल रात से बारिश हो रही थी। हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे थे कि मूसलाधार बारिश के बीच वहाँ पर मतदान हो रहा था, खासकर सुबह की पाली में। उसका इम्पैक्ट सीधे तौर पर दिखाई दिया मतदान परसेंट पे कि 2 घंटे में वहाँ मात्र 5.5% के आसपास मतदान हुआ। दूसरी जो बड़ी बात है कंचन, कि राज्य निर्वाचन आयोग बेहद सुस्त रफ्तार से जिस तरह से उसने ये प्रक्रिया चलाई, तमाम तरह से विवादों में रही, ठीक उसी तरह से मतदान का जो प्रक्रिया है वो भी एक तरह से बहुत सुस्त गति से चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के पास अभी तक 12 बजे तक सटीक कितना प्रतिशत पोलिंग हुई उसके आंकड़े नहीं हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी धीमी गति से न सिर्फ मतदान हो रहा है, बल्कि जो कार्मिक लगे हैं, जो इसकी मॉनिटरिंग बॉडी है, वो भी बहुत सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रही है। पर उम्मीद की जाएगी कि सुनील नप्रभात 5 बजे तक ये वोट प्रतिशत बेहतर हो और रफ्तार थोड़ी पकड़े चुनाव में भागीदारी देने वाले लोगों की तरफ से। वीरेंद्र के पास चलते हैं। वीरेंद्र, देखिए ये दावा बीजेपी कर रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है। बीजेपी आश्वस्त है कि पंचायत चुनाव में वो ही नंबर बनाएगी, बढ़त बनाएगी और ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। लेकिन आप जमीनी हकीकत बेहतर बताइए, नैनीताल में किन मुद्दों को लेकर मतदान करने के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं? और जो दावा बीजेपी कर रही है, साथ ही कांग्रेस भी दावा कर रही है, निर्दलीय भी मैदान में है, जीत के बाद तय होगा कौन किसके पाले में जाता है और कौन कितनी जीत दर्ज करता है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वीरेंद्र? देखिए कंचन, अगर जमीनी हकीकत की बात करी जाए तो जो यूथ है, खास तौर पर यूथ का फोकस है अपने इलाके का डेवलपमेंट करना, यानी विकास हो उनके इलाके में, वो उन सारी बातों को लेके वोट कर रहे हैं। खास तौर पर जिस इलाके में आज हम हैं, उस इलाके में बागवानी, फल और सब्जी का बहुत अच्छा कारोबार होता है। तो ये कहा जा सकता है कि इन इलाकों में ये भी एक मुद्दे हैं। हालांकि जो ओखल का जो रामगढ़ वाला इलाका है,
वहां पर सबसे कम मतदान हुआ है 25%। और इसके अलावा जो बेताल घाट और धारी में करीब 34% मतदान अब तक हो चुका है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी जो वोटर है वो खुलकर आया नहीं है, लेकिन जिस तरह से पहाड़ों में कामकाज का टाइम इस वक्त चल रहा है, हमारे जस्ट ठीक बगल में जो दाड़ीमा वाला बूथ था वहां पर एकदम भीड़ अब निकल के आई है। सुबह उन्होंने काम अपने जो खेती बाड़ी के तमाम हैं वो निकाले हैं और उसके बाद वो बूथ तक पहुंचे हैं। और इसके अलावा जिस बूथ पर अभी हम पहुंचे हैं ये रोड साइड का बूथ है, तो ये कहा जा सकता है यहाँ पर जो सुबह वोटर थे वो आके अपना वोट कास्ट करके गए हैं और यहाँ पर अभी लंच ब्रेक चल रहा है। तो ये कहा जा सकता है शाम के वक्त जो वोटर है वो अच्छी खासी संख्या में आएंगे। लेकिन जो दावे बीजेपी कर रही है या कांग्रेस कर रही है कि उनके पाले में जो निर्दलीय आएंगे और जो उनके जो उम्मीदवार हैं, जो उनके समर्थित उम्मीदवार हैं, उनको टिकट जिनको पार्टी ने दिया है तो वो कहीं ना कहीं जीत के आएंगे। लेकिन अगर ग्राउंड हकीकत की बात करी जाए तो ये संबंधों का चुनाव देखा जा रहा है और आपस में हो सकता है कि निर्दलीय उम्मीदवार कई सीटों पर जो बाजी मार लें, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ बीजेपी का बागी चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव जब 31 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे तो वो चौंकाने वाले होंगे। लेकिन हो सकता है कि वो किस पाले में जाके बैठे, क्योंकि आने वाले दिनों में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है, इसके अलावा जिला पंचायत का चुनाव होना है। तो उस जो बड़े चुनाव होने हैं उन पर भी बड़ी राजनीतिक दलों का फोकस है। तो ये कहा जा सकता है अभी जो मतदान का प्रतिशत थोड़ा स्लो है, अब शाम के वक्त लंच के बाद एकदम रफ्तार पकड़ेगा और ये कहा जा सकता है कि यही उम्मीद लगाई जा सकती है वीरेंद्र। या 74 प्रभात 2027 का इसको सेमीफाइनल मान लिया जा रहा है, क्योंकि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, धामी सरकार ऐसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे जो 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। तो ये जो चुनाव है ये धामी सरकार के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण है। लेकिन इस बात को ऐसे समझना बहुत जरूरी है कि बीजेपी काफी आश्वस्त है और बीजेपी को आश्वस्त होने का मौका कांग्रेस नहीं दिया है, क्योंकि कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दी है। कांग्रेस ने इस चुनाव में प्रचार ही नहीं किया है। कुछ जगहों पर करण महारा फिर भी नजर आए हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर उतना एग्रेशन दिखा ही नहीं कि उनको जीत दर्ज करनी है। तो क्या माने कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो दावा कर रही है वो बनने की तैयारी में ही अब बीजेपी यहां नजर आ रही है? देखिए कंचन, खासकर ये गांव ग्राम लेवल के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के, क्षेत्र पंचायत के और जिला पंचायत के। प्रत्यक्ष तौर पर कोई भी पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करती, लेकिन चूंकि एक जिले में सबसे उच्च सदन जिला पंचायत होता है, तो जिला पंचायत सदस्यों के लिए बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल अपना समर्थित उम्मीदवार घोषित करती है। चुनाव चिन्ह आवंटन आयोग करता है, लेकिन पार्टियां केवल समर्थन देती है, ये नहीं कि वो कांग्रेस या बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी पार्टियों को ये उम्मीद होती है, 2027 का चुनाव नज़दीक है, गांव लेवल पर यदि आपकी कमेटी बनती है, आपके जनप्रतिनिधि बनते हैं, आपके ग्राम प्रधान, आपके ब्लॉक प्रमुख, आपके जिला पंचायत बनते हैं, तो विधानसभा चुनाव में इसका सीधे तौर पर आपको फायदा मिलता है। बीजेपी ने इस गणित को समझा है और हमने देखा कि बीजेपी ने बिल्कुल माइक्रो लेवल पर जाकर काम किया है। कांग्रेस भी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर कांग्रेस भी काम करती रही है कि उसने अपने बूथ लेवल कमेटियां एक्टिवेट की है, लेकिन बीजेपी की तुलना में उतनी एक्टिवेट और उतनी ऑर्गेनाइज्ड कांग्रेस इस चुनाव में नहीं दिखाई दी। लेकिन जनरल इलेक्शन के टाइम पर कहा जाता है कि जब वोट प्रतिशत गिरता है तो उसका फायदा सीधे बीजेपी को होता है। लेकिन जनरल इलेक्शन के साथ साथ असेंबली इलेक्शंस हो गए और ये पंचायत चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मतदान प्रतिशत गिरता है पंचायत चुनाव में उत्तराखंड में तो इसका फायदा बीजेपी को होता है, नुकसान होता है तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। बहरहाल हम उम्मीद करेंगे कि शाम 5 बजे तक होते होते वोट प्रतिशत जरूर बढ़े। शुक्रिया आप दोनों का जानकारी और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। LUCC मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है प्रदेश में। LUCC मतलब द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में सीएम धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। आपको यहां बता देते हैं कि LUCC में निवेशकों से जो धोखाधड़ी हुई है उसमें लोगों की पाई वापस उन्हें लौटाई जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसीलिए सीबीआई जांच की सिफारिश धामी कर चुके हैं। रामनगर के सुंदरखाल गांव से खबर, जहां पर ढिकुली राजकीय इंटर कॉलेज जा रहे स्कूली बच्चों से भरे हुए टेम्पो को एक तेज रफ्तार कार ने गार्जिया मंदिर के पास में जोरदार टक्कर मारी।
बच्चों की हालत आप देख सकते हैं, गंभीर चोटें बच्चों को आई है। इस टक्कर में टेम्पो में सवार 8 स्कूली बच्चों और उनके साथ ड्राइवर के घायल होने की जानकारी मिल रही है और एक बुजुर्ग शख्स और हैं जो घायल हुए हैं। हादसे के बाद से स्थानीय लोगों ने फौरन सभी घायलों को रामनगर सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया है। बच्चों का इलाज चल रहा है। 2 बच्चों की हालत गंभीर है जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। नाम सुमित टमटा, हम स्कूल जा रहे थे और हमें कार वाले ने ठोक दिया और हम कई बच्चे घायल हुए। स्कूल जा रहे थे। लगी आपको? हाँ, भरा था, कार वाले ने ठोक के चले गए थे। कहाँ जा रहे थे बेटा? स्कूल को जा रहे थे। कहाँ से? देवीचौड़ा से। अंदर से नीचे स्कूल तक जा रहा था बच्चों को लेके, तो उसमें 6-7 बच्चे जो भी बैठे हुए थे, तो रॉन्ग साइड से गाड़ी आई जिसमें कि ये 6-7 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से एक बंदा वीडियो बनाता हुआ, मतलब ड्राइवर सीट से वीडियो बना रहा था रॉन्ग साइड पे। तो मेरे को कि बहुत साइड से वो करके फिर भी मैं रॉन्ग साइड से अपना कच्चे में उतारने के बाद भी इन्होंने मेरी गाड़ी सीधे ठोक दी। एक टेम्पो में जा रहे थे जिसको एक ड्राइवर जो चला रहा था वो शायद अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में था, तो और ये बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं उत्तरकाशी के मौरी ब्लॉक में देर रात हुई भारी बारिश से नुकसान हुआ है। बारिश के बाद लैंडस्लाइड से नूरानी में कई घर प्रभावित हुए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश से सेब के बगीचे पूरी तरह से बह गए और कई घरों को नुकसान हुआ। केदारनाथ धाम में बिना परमिशन खराब मौसम में हेलीकॉप्टर उड़ाना हेरिटेज एविएशन को भारी पड़ा। देखिए रिपोर्ट। पंद्रह जून को हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की मौत के बाद केदारनाथ में हेलीकॉप्टर उड़ाने पर रोक लगी थी। डीजीसीए की रोक के बावजूद 14 जुलाई को हेरिटेज एविएशन का हेलीकॉप्टर यात्रियों के साथ देहरादून से केदारनाथ पहुंच गया। मौसम खराब होने की चेतावनी तक दी गई थी, लेकिन फिर भी कंपनी ने लापरवाही की, जिसके बाद यूकाडा ने हेरिटेज एविएशन को उत्तराखंड में ब्लैकलिस्ट करने का नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस का जवाब देने को 15 दिन का वक्त दिया गया है। नोटिस हमने दिया हुआ है कि क्यों ना आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, आपके द्वारा ऐसे ऐसे उड़ान भरी गई है और हमारे मना करने के बावजूद आपने, और इनने एक हमें प्रत्युत्तर और भी दिया है जिसमें भी स्पष्ट है कि इन्होंने ये बोला है कि हाँ मैं उड़ गया था, बिना उसके उड़ा हूँ। इनका वो प्रत्युत्तर हमारे पास है। यूकाडा के मुताबिक पायलट ने नियमों और परमिशन को ताक पर रखा और पैसेंजर को लेकर खतरनाक केदार घाटी में गया। ऐसे में अगर कोई हादसा होता तो जिम्मेदार कौन होता, और हादसे की सूरत में उंगली यूकाडा और राज्य सरकार पर उठती। खबर है कि इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग सवार थे, पर सवाल है कि क्या गलती सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलट और कंपनी की थी? क्या यूकाडा की नजर में पैसेंजर दोषी नहीं हैं, जो पाबंदी और खराब मौसम के बावजूद केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर में सवार हो गए? पैसेंजर्स का तो उतना इसमें रोल रहता नहीं है, क्योंकि एजेंसी ही मेन होती है जो उड़ाती है। पायलट का रोल होता है, क्योंकि पायलट भी बिना हमारे या डीजीसीए की अप्रूवल के नहीं उड़ सकता है, जबकि इसमें रोक लगी हुई थी। न्यूज़ 18 ने मामले में हेरिटेज एविएशन के मैनेजमेंट से बात की, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिल पाया। केदारनाथ रूट पर फिलहाल 15 सितंबर तक हेलीकॉप्टर उड़ाने पर रोक है, तो हेलीकॉप्टर उड़ाने से पहले इस बार पायलट, हेलीपैड, हेलीकॉप्टर सब कुछ चेक किया जा रहा है। ऐसे माहौल में बिना परमिशन के हेलीकॉप्टर उड़ाने के मामले पर सिविल एविएशन डिपार्टमेंट सख्त है, ताकि कोई पायलट और हेली कंपनी लोगों की जान खतरे में डालकर हेलीकॉप्टर न उड़ाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। मॉनसून में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी अपने पूरे शबाब पर होती है। इन दिनों भी यहाँ पर हर तरफ सुंदर फूल ही देखे जा सकते हैं, जो कि सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जुलाई और अगस्त का महीना फूलों की घाटी को सुंदरता पर चरम पर ले जाता है। अब इस घाटी में इस समय कई प्रजाति के फूल खिले हुए हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले कई अति दुर्लभ प्रजाति के फूल खिले हुए हैं, जिनमें ब्रह्मकमल है, ब्लू पॉपी है।
कांवड़ यात्रा सकुशल होने के बाद प्रशासन के सामने कई टन फैला कूड़ा साफ करने की चुनौती है। हरिद्वार और ऋषिकेश के घाटों के साथ ही सड़कों पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। जुलाई से लगभग 13 दिन चली कांवड़ यात्रा में ऋषिकेश हरिद्वार में बड़ी संख्या में शिव भक्त आए और इस बार भीड़ के पिछले रिकॉर्ड भी टूट गए। वहीं अब कांवड़ यात्रा थम गई है। कांवड़िए तो चले गए, लेकिन अब पीछे चुनौती के रूप में जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। 11 और 12 दिन में जो है 120 टन के अनुमान या 125 टन जो है कचरा यहाँ पे ऋषिकेश में एक्स्ट्रा कचरा। और हमारे नगर निगम में सारे कर्मचारी, शहर में थोड़ा मोड़ा जो आप कह भी सकते हैं कि हम लोग कूड़ा से परेशान रहे, क्योंकि हम लोग सब यहाँ पे हमारे जितने सफाई कर्मचारी हैं सब मेला के उसमें लगा रखे थे। ऋषिकेश मुनि की रेती और स्वर्गाश्रम क्षेत्र में यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा भीड़ का दबाव रहता है। यहाँ पर कांवड़िए अपने जाने के बाद कूड़े, प्लास्टिक और गंदगी का अंबार छोड़ गए हैं, जिसका निस्तारण अब एक चुनौती के रूप में सामने खड़ा है। लगभग जो मुझे जानकारी में है लगभग 100 टन के आसपास का कूड़ा है। देखिए समय तो लगता ही है हर काम में, ठीक है ना, कूड़ा है, चलो जितना भी है समय लगता है, लेकिन 10-5 दिन में 5-7 दिन में ये कूड़े का निस्तारण हो जाएगा। वहीं हरिद्वार में भी कांवड़ मेला समाप्त हो गया। हालांकि प्रशासन और नगर निगम के सामने कूड़े कचरे को साफ करना बड़ी चुनौती है। यहाँ हर की पैड़ी, मालवीय घाट समेत तमाम गंगा घाटों और दूसरे रास्तों पर हर तरफ कूड़ा कचरा और प्लास्टिक की थैलियां नजर आ रही हैं। वहीं नगर निगम की टीमें कूड़ा हटाने में जुटी हैं। पूरी टीम्स लगा दी हैं, अलग अलग सुपरवाइजर्स बनाए हैं और इसमें जो हमारा मैन पावर पहले से चला आ रहा है वही 1000 मैन पावर को ही हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जो अगले 2 दिन में पूरी सफाई करेगी। कांवड़ यात्रा में करोड़ों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार और ऋषिकेश आते हैं। ऐसे में यात्रा के बाद कूड़ा निस्तारण काफी दिनों तक चुनौती बना रहता है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला और ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट।